नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने वायनाड में रोड शो भी किया। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ उनके नामांकन के दौरान मौजूद रही। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया है। वायनाड सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं राहुल गांधी। आज उन्होंने अपना नामांकन फाइल किया। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही और इस नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी ने यहां पर एक रैली भी निकाली। स्थानीय लोगों का समर्थन राहुल गांधी को देखने को मिला। वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर डोर टू डोर अभियान चलाया। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर हमला किया। राहुल ने इस चुनाव को लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए एक लड़ाई बताया। राहुल ने कहा, एक तरफ वो ताकतें हैं जो इस देश के लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, और दूसरी तरफ एक ताकत है जो संविधान की रक्षा कर रही है और हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रकृति की रक्षा कर रही है। साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, यह बहुत साफ है संविधान पर कौन हमला कर रहा है। आज का जो परिवेश है, जो दृश्य है, उसमें साफ नजर आ रहा है कौन लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है और कौन लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। तो केरल के वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने भी रोड शो किया। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार राहुल गांधी से है। राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर एनी राजा ने कहा कि मैं यहां पर यह जांचने के लिए नहीं आया हूं कि राहुल गांधी डरे हुए हैं या यूडीएफ डरी हुई है। मैं यहां पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार के रूप में जाने के लिए आया हूं। आपको बता दें, इस सीट पर दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। आज नामांकन दाखिल किया राहुल गांधी ने भी और साथ ही साथ बीजेपी उम्मीदवार एनी राजा ने भी। महाराष्ट्र में जलगांव से बीजेपी के मौजूदा सांसद उन्मेष पाटिल आज उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है उन्मेष पाटिल अपना टिकट कटने से नाराज थे। जलगांव से बीजेपी ने स्मिता वाघ को उम्मीदवार बनाया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ दिनों से यह खबर आ रही थी कि कोई बड़ा भूकंप आएगा। आज उन्मेष पाटिल ने शिवसेना यूबीटी का दामन थामकर पार्टी को मजबूत किया है। तो उन्मेष पाटिल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो गए हैं। टिकट कटने से नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ज्वाइन कर लिया। तो महाराष्ट्र में बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। उन्मेष पाटिल ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप सांसद संजय सिंह के वकील ने अदालत से दिल्ली एनसीआर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की शर्तें नहीं लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वो एक राजनेता हैं और ये चुनाव का समय है। अदालत ने कहा कि वो दिल्ली एनसीआर छोड़ने से पहले अपना यात्रा कार्यक्रम जरूर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शर्तों पर संजय सिंह को जमानत दी गई है। संजय सिंह ने कोर्ट से आग्रह किया था कि घूमने के लिए शर्तें ना लगाएं, क्योंकि राजनेता हैं और चुनाव का समय है। ऐसे में उन्हें प्रचार प्रसार के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपनी हर यात्रा का विवरण कोर्ट को बताना होगा। इन्हीं शर्तों के आधार पर संजय सिंह को जमानत मिली है। तो आप नेता संजय सिंह को आज जमानत मिल गई। कल जमानत मिल गई थी, आज संजय सिंह बाहर आ गए हैं। संजय सिंह की वकील ने यह आग्रह किया था कोर्ट से कि वो राजनेता हैं और चुनावी समय है, प्रचार प्रसार के लिए उन्हें बाहर भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में ये शर्त उन पर ना लगाएं कि उनको बाहर जाने के लिए अपना विवरण कोर्ट में देना हो। लेकिन कोर्ट ने उनका ये आग्रह स्वीकार नहीं किया और कोर्ट का कहना है कि उन्हें अपनी हर यात्रा का जो विवरण है वो कोर्ट में बताना होगा। उनको कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, यानी कि शहर छोड़ने से पहले हर जानकारी उनको कोर्ट को देनी होगी।
और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर बॉक्सर विजेंद्र सिंह बैठे हुए हैं। खबर ये आ रही है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। यहां पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने। सम्मान के पुख्ते सबूत मिले हैं। आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम अबाध गति से जारी है। जिस केरल के कोयम्बटूर बम कांड में अब्दुल नासिर बदनी की रिहाई के लिए मार्च 2006 में विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव पारित किया था, ये इतिहास का इकलौता उदाहरण है कि ऐसे बम कांड में सम्मिलित किसी को रिहा करने की मांग विधानसभा करती है। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का नंबर पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में तो घमंडिया गठबंधन की रैली तो हुई, सब साथ आए, लेकिन उसी रैली में आए हुए कुछ पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के विरोध में सीपीआई के व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले हैं, और बंगाल में लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे, उनके विरोध में टीएमसी उम्मीदवार लड़ने वाली है। तो ये गठबंधन है या विगठबंधन है, इस सवाल का जवाब राहुल जी ने देना चाहिए। और तीसरा सवाल मेरा यह है, कांग्रेस के विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जी का फोटो नहीं है। खड़गे जी अगर आपके अध्यक्ष है तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। पंकज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं, विजेंद्र सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जो कल तक बीजेपी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे, अब वो चुनाव में बीजेपी के लिए ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बेशक। देखिए, जिस तरह से लगातार कल ही करीबन अगर देखा जाए तो 12 बजे के आसपास उन्होंने एक रिट्वीट किया था राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो एक्स है, उस पर एक ट्वीट को, और उसके बाद आज अचानक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, तो स्वाभाविक सी बात है कि लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि विजेंद्र सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ये विजेंद्र सिंह वही विजेंद्र सिंह है जो 2019 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे साउथ दिल्ली से, और वहां से रमेश भिदोड़ी ने इन्हें चुनाव हराया था। और उसके बाद अभी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सह प्रभारी मीडिया संजय मयूख ने अभी ज्वाइन करवाया है उनको। अब कुछ देर बाद वो अब मीडिया से बात करेंगे किन कारणों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और क्या वजह थी राहुल गांधी को का साथ छोड़ने को लेकर, क्योंकि लगातार ये विजेंद्र सिंह वो हैं कि लगातार राहुल गांधी की को लेकर तारीफ करते नजर आए थे, उनके लिए लगातार ट्वीट करते नजर आए थे, उनके हर एक मुद्दे पे खड़े होते नजर आए थे। जब राहुल गांधी की गिरफ्तारी का मामला आया था, जब पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया, तब भी ये मुखर होकर खड़े थे, और कल भी
हमने देखा सोशल मीडिया में लगातार कांग्रेस के लिए लिखते नजर आया था, लेकिन ऐसे में अब पंकज, इससे पहले अगर हम देखें तो किसान आंदोलन हो चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, हर जगह वो अपनी आवाज मुखर होकर बोलते थे और बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोलते हुए नजर आए। अब चुनावी माहौल है तो क्या लग रहा है, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, कोई बड़ा ऑफर बीजेपी की तरफ से मिला होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया होगा? स्वाभाविक सी बात है। देखिए, लगातार विजेंद्र सिंह जिस तरह से कांग्रेस में काम करते नजर आ रहे थे, लगातार हर मुद्दों को लेकर मुखर, चाहे पहलवानों का मुद्दा रहा हो, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा रहा, चाहे वो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का मामला, लगातार जो आरोप विपक्ष लगाता है उस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरना हो, तभी लगातार विजेंद्र सिंह बोलते नजर आते थे। लेकिन अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन के लिए किन कारणों से ज्वाइन किया वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, विजेंद्र सिंह को क्या कुछ आने वाला समय में मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से विजेंद्र सिंह को माना जा रहा था, साउथ दिल्ली से चुनाव लड़वाया था कांग्रेस ने, तो कहने के भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, तो ये मुश्किल है कि अब कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको रिकमेंड कर पाएगी इस चुनाव पे। ये हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली से किसी विधानसभा से उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। बिल्कुल, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ा ऑफर उनको मिल सकता है। शायद यही वजह रही कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है कि अब बीजेपी के लिए वो चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है बीजेपी में उनके शामिल होने को लेकर, क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी कैडर पार्टी है और लगातार लोग नए नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते नजर आ रहे। तो ऐसे में विजेंद्र सिंह को स्वाभाविक सी बात है। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। विजेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दर्शकों को, वो पहले सुनवा देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने ये कहा कि स्वाभाविक सी बात है, बड़ा चेहरा है विजेंद्र सिंह, लेकिन जिस तरह से 2019 में लोकसभा चुनाव उन्होंने साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ा था, वो चाहते थे 2024 का चुनाव भी वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े। लेकिन जैसे जिस तरह से लगातार स्क्रीनिंग कमेटी जो 3 नामों को फाइनल किया है, इससे साफ हो गया था कि अब कांग्रेस में उनको मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से भी हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते नजर आए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। और भी क्या कारण होंगे वो स्पष्ट हो जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन पंकज, कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जाए कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो मुखर होकर अपनी बात को रखते थे, जो एक बड़े चेहरे माने जाते थे, वो धीरे धीरे कर कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। चुनाव भी करीब है, ऐसे में क्या कुछ खामी कांग्रेस पार्टी में नजर आती है? क्या शीर्ष नेतृत्व की ये कुछ कमी है जो बड़े चेहरों को, जो मजबूत चेहरे हैं, उनको पार्टी में रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है? देखिए, अगर आप देखेंगे तमाम ऐसे युवा चेहरे हैं जो कांग्रेस में लगातार पार्टी को छोड़ते नजर आते हैं, चाहे तमाम नाम जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे संजय पाठक हो मध्य प्रदेश से आते हैं, चाहे इसके अलावा आरपीएन सिंह हो जो झारखंड से आते हैं। ऐसे तमाम चेहरे हैं जो युवा चेहरे, वो पार्टी का साथ छोड़ते नजर। राहुल गांधी की टीम का चेहरा हुआ करते थे, ऐसा माना जाता था। और वैसे ही विजेंद्र सिंह भी एक बड़ा चेहरा था जो लगातार हर मुद्दों को लेकर मुखर होकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सड़कों पर नजर आते थे। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना, कांग्रेस का चुना, तो स्वाभाविक से सबसे महत्वपूर्ण जो वजह निकल कर आ रही वो ये हो सकता है कि 2019 के जिस तरह से 2019 में साउथ दिल्ली से चुनाव उन्होंने लड़ा था, उसी वजह वो चाहते 2024 का चुनाव भी वो दोबारा चुनाव लड़े। तो हो सकता है पार्टी उनको मौका नहीं दे रही, इस वजह से भी हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा होगा कांग्रेस का छोड़कर। पंकज, क्या विजेंद्र सिंह के बीजेपी में जाने को लेकर अब तक कांग्रेस की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, स्वाभाविक अभी कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी में विजेंद्र सिंह शामिल हुए हैं और उससे पहले किसी ने कयास लगाया था कि विजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते, क्योंकि कल ही उन्होंने सोशल मीडिया में राहुल गांधी के पोस्ट को रिट्वीट किया था और उसके बाद माना जा रहा था कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह से वो ज्वाइन किए उसको लेकर अभी कुछ वक्त ही हुआ है, कुछ समय ही हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले समय जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तब जाके इसको लेकर कांग्रेस ये कर सकती है।
पंकज, कांग्रेस पर ये तमाम आरोप लगते हैं कि वहां पर जो बड़े नेता होते हैं उनकी बात को नहीं सुना जाता है, सिर्फ जो आला कमान है वो अपनी बात रख सकते हैं, जो कांग्रेस के लिए कुछ करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और जिस तरीके से बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, ऐसे में इन बातों को और ज्यादा जोर मिल जाता है। ऐसे में इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कितना भुगतना पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, नुकसान तो कांग्रेस को बेशक हो गई, क्योंकि जिस तरह से जो एक बड़े चेहरे हों या पार्टी में युवा चेहरे, अगर वो पार्टी छोड़ के जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो कांग्रेस में जो वोटर्स है, यूथ वोटर्स है, जो कांग्रेस की विचारधारा को मानता है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता नजर आएगा और उसका नुकसान आने वाले चुनाव में स्वाभाविक से तो होगा भी। और वो नजर भी आता है, क्योंकि जब भी बड़े चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है या तो कांग्रेस छोड़ा है, वो नुकसान कांग्रेस को हुआ है। तो यही माना जाता है विजेंद्र सिंह का जाना जिस तरह से एक खिलाड़ी के तौर पर हो या युवा चेहरे के तौर पर है, तो कहीं ना कहीं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के तौर पे वहां से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से भी उनका नाता है। तो ऐसे में नुकसान तो जरूर कांग्रेस को दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह पे होगा। बिल्कुल पंकज, और अब ये देखने वाली बात होगी बीजेपी को कितना फायदा होता है विजेंद्र सिंह के उनकी पार्टी में शामिल होने से। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला लोकसभा चुनाव को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, चाहे बुनियादी ढांचा हो या सामाजिक कल्याण। जिस तरह से पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में बदलाव लाया है, लोग इससे खुश है। कोटा के लोगों ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया है, आज मैं जो कुछ भी हूं इन्हीं सबकी बदौलत हूं। वो इस बार भी मुझे आशीर्वाद देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, और ये उम्मीद मुझे प्रेरित करता है, ऊर्जावान बनाए रखता है। कोटा बूंदी की जनता का प्यार श्रेय मिलता था तो मोदी जी मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे। और आज कोटा के विकास की बात करता हूं तो चाहे हाईवे हो, रेलवे हो, रोड हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, जो बुनियादी सवाल थे वो सारे बुनियादी सवाल इस कार्यकाल में पूरे हुए हैं। घरों में पानी पहुंचे, हर घर नल पहुंचे, ये भी मोदी जी के कार्यकाल का ही फैसला था। साथियों, एयरपोर्ट का सवाल हमेशा रहता है और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। पिछली आम सभा के अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे अध्यक्ष जी ने एयरपोर्ट की बहुत चर्चा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 6 महीने तक कांग्रेस की सरकार ने एयरपोर्ट के डायवर्जन का पैसा जमा नहीं कराया, जिसके कारण से एयरपोर्ट बहुत जल्दी शुरू नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी ने आते ही 20 दिन के अंदर एयरपोर्ट का डायवर्जन का पैसा जमा करा दिया। एयरपोर्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। असम के करीमगंज संसदीय क्षेत्र से AIUDF उम्मीदवार साहबुल इस्लाम चौधरी ने रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पार्टी प्रमुख बरुद्दीन अजमल भी मौजूद रहे। इस दौरान बरुद्दीन अजमल ने कहा कि हम पहले आएंगे, बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर होगी। मुकाबला बीजेपी और हमारे बीच होगा। हम 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल करेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम लगातार परिवारवाद के बारे में बोल रहे हैं। वो अपनी पहली चुनावी जनसभा की शुरुआत ही परिवारवाद के उम्मीदवार के साथ कर रहे हैं, जो उनके ही उम्मीदवार हैं। तेजस्वी ने कहा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। पीएम को बताना होगा कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। खबर बाड़मेर से है, जहां पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि अगर बीजेपी को अपने पर इतना विश्वास होता तो विपक्ष के सब नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल न करते। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार माहौल ऐसा है कि लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। नौजवान अब रोजगार चाहते हैं, मोदी की गारंटी में फंसने वाले नहीं हैं।
अगर बीजेपी को इतना विश्वास होता अपने ऊपर तो विपक्ष के सब नेताओं को अपनी पार्टी में न शामिल करते और विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों को जो जिस तरह से अपने दल में ले रहे हैं उससे दिखता है कि उनको अपने पर विश्वास नहीं है और प्रचार एक होता है, दावे करना एक होता है, ज़मीनी हकीकत दूसरी होती है। राजस्थान के अंदर मैं जानता हूं कि इस बार माहौल ऐसा है कि लगातार लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और 10 साल की जो बीजेपी सरकार की रिपोर्ट कार्ड है इसको देखकर लोगों ने मन बना लिया कि बदलाव ज़रूरी है। देश में जो माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, प्रतिशोध की राजनीति, नफरत की राजनीति, दबाव की राजनीति, टकराव की राजनीति, उससे लोग ऊब चुके हैं। नौजवान रोजगार चाहते हैं, किसान अपने भविष्य को बेहतर देखना चाहता है और कांग्रेस वो दल है जिसने ये गारंटी दी है कि एमएसपी पर समर्थन मूल्य पर एक कानून बनाएंगे। अगर बीजेपी ताइवान में भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। यहां पर 7.5 की तीव्रता के झटके लगे। भूकंप को लेकर जापान में वार्निंग भी जारी की गई थी। भूकंप से ताइवान की कई इमारतें ध्वस्त हो गई। यहां पर इमारतों में लोग फंसे हुए हैं। 25 सालों के बाद ताइवान में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया है। भूकंप के मद्देनजर ताइवान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों की सहायता, मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण के लिए इंडिया ताइपे एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई, जिन पर कॉल कर लोग मदद मांग सकते हैं और उनको मदद दी जा रही थी। तेलंगाना के मल्काजिगिरी पुलिस स्टेशन के आरटीसी कॉलोनी में एक फिनाइल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दमकल विभाग ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां के छावनी इलाके में एक घर में रात में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं, 2 बच्चे और 2 पुरुष शामिल हैं। जिस समय बिल्डिंग में आग लगी उस समय परिवार सो रहा था। सभी शवों को छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है जिस बिल्डिंग में आग लगी वो 3 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर पर कपड़ों की दुकान थी जिसमें आग लगी थी और ये आग ऊपर के मालों तक भी पहुंच गई। फ्लोर पर रहने वाले परिवार के दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मार्च में 11,14,64,600 की सर्वाधिक आय की बात निकलकर सामने आई। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मार्च सर्वकालिक सर्वाधिक आय वाला ये महीना रहा। इसके पहले सबसे ज्यादा मासिक आय जुलाई 2023 के श्रावण मास में हुई थी, जब 8,11,21,610 रुपए की आमदनी हुई थी। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम में आय का ब्यौरा सामने आया है। 2023 में 8,11,00,000 से ज्यादा का धन प्राप्त हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।